तो नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में आपका स्वागत है। क्या राहुल गांधी ओबीसी वोट बैंक को साधने में पुनः सफल हो पाएंगे या फिर पुनः आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक पर मोदी का ही जादू चलेगा? क्योंकि इस समय एक मुद्दा बड़ी चर्चा में है कि ओबीसी वोट बैंक पर आखिर कौन बाजी मारेगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों में विशेष सत्र का आयोजन हुआ जिसमें महिला आरक्षण बिल पास हुआ। महिला आरक्षण बिल वैसे तो कई बार आ चुका है। सर्वप्रथम 1996 में एचडी देवेगौड़ा के समय में आया था, लेकिन बिल कई बार आया, पास नहीं हो पाया। इस बार अगर बिल आया तो संसद में पास भी हुआ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हुआ और कानून बन गया। लेकिन अभी ये लंबित है, ये लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद ही इसको लागू किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल को बेस बना करके किस प्रकार से राहुल गांधी ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आइए इसकी पूरी रणनीति समझाते हैं। ओबीसी वोट बैंक को साधने में एक तरफ भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। योजनाओं पर योजनाएं ओबीसी समाज के लिए उपहार के तौर पर दी ही जा रही है कि किस प्रकार से 2024 में पुनः ओबीसी वोट बैंक को अपने तरफ किया जा सके। महिला आरक्षण बिल पास हुआ, इसमें राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए क्यों कोटा नहीं दिया गया। ओबीसी महिलाओं को कोटा देना चाहिए, वरना ओबीसी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये उनकी दलील है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ये आरोप लगा रही कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करने के लिए ये बेवजह मुद्दा उठा रहे हैं। यदि हम राजनीतिक पंडितों की बात माने कि ओबीसी आरक्षण महिला कोटा में लागू होना चाहिए, तो इस पर सभी की अपनी अपनी राय है। लेकिन हमारी चर्चा का विषय है कि किस प्रकार से ओबीसी वोट बैंक को साधने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की तरफ लगे हैं। जहां पर ओबीसी कैटेगरी से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी का ओबीसी वोट बैंक पर अच्छा खासा दबदबा माना जाता है, तो वहीं पर विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस, जो कि अपने आप को इंडिया कहते हैं, वैसे होना चाहिए INDIA, और प्रधानमंत्री मोदी उसे इंडी और घमंडिया कहते हैं, वो अलायंस भी ओबीसी वोट बैंक के बड़े बड़े नेताओं को लेकर के अपने साथ चल रही है कि किस प्रकार से इनके जरिए ओबीसी वोट बैंक को साथ करके सत्ता पर काबिज हुआ जाए। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में आसीन भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान से लेकर के उनके पास भी सारे नेता हैं। आधे से अधिक नेता ओबीसी समाज के हैं भारतीय जनता पार्टी में। हम आपको बताते हैं, ओबीसी कोटा, जो महिला आरक्षण में जो ओबीसी कोटा होना है, यदि ओबीसी कोटा को ये मुद्दा बना करके राहुल गांधी 24 के चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं हम महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए कोटा मांग करके हम कहीं ना कहीं राजनीति में सफल हो जाएंगे, तो अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी गवर्नमेंट इस बात को भूल गई कि ओबीसी में महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा ना दे करके क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? क्या ये बात सोचने पर हजम हो सकती है? तो शायद यदि आप राजनीतिक परिक्षेत्र में होकर के सोचेंगे, विचार करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जहां पर हमेशा से ओबीसी वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी साधते आई है, वो कैसे इतनी बड़ी चूक कर जाएगी। अब हम आपको समझाते हैं आखिर ओबीसी को महिला आरक्षण बिल में जो ओबीसी कोटा लाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों है और उस पर रिस्क क्यों इतना बड़ा ले रही है। शायद इसी बात को विपक्ष समझने में चूक कर रहा है कि वो जानता है कि हम महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा लागू करवा के कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को साधने में सफल हो जाएंगे। लेकिन वो इस बात को भूल रहा है कि 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने एक ओबीसी समाज में जो आरक्षण दिया जा रहा है मंडल कमीशन के बाद से, उसके मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग का हम आपको बता दें मुख्य कार्य क्या था। रोहिणी आयोग इसलिए गठन किया गया था कि जो पिछड़े समाज को आरक्षण दिया जा रहा है उसका मूल्यांकन करे, उसका मूल्यांकन करे कि वर्तमान समय में उस आरक्षण की रूपरेखा क्या है, क्या वो पिछड़े समाज को पूरी तरीके से उसका प्रभाव पिछड़े समाज पर है या नहीं है। इसका सिफारिश करना था रोहिणी आयोग को। जब रोहिणी आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सरकार के सामने, तो इसमें एक चौंकाने वाला सच सामने आया कि पिछड़े समाज में 37% आबादी अभी ऐसी है जिसको मंडल कमीशन के बाद जो आरक्षण लागू हुआ उसका तनिक भर भी लाभ उसे नहीं मिला। वो पूरी तरीके से उस आरक्षण से अछूता है, जिसे अति पिछड़ा समाज कहते हैं। ओबीसी कैटेगरी में शायद 2700 जातियां, लगभग 2700 जातियां हैं। 2700 में 90 और 100 के करीब में ऐसी जातियां हैं जिनको ओबीसी आरक्षण का पूर्णतः लाभ मिला, और जो इससे अछूते रह गए वो पूरी तरीके से अछूते ही रह गए। जैसा कि हम भी उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि रह रहकर ओम प्रकाश राजभर भी अति पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करते हैं।
इसमें अब जो 2024 को लेकर के साधने वाली बात है कि किस प्रकार से 2024 में भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज को साधने का किस प्रकार से रणनीति तैयार करेगी। जहां पर एक तरफ महिला आरक्षण में ओबीसी वोट बैंक को राहुल गांधी साधने के लिए महिला कोटा में ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर मौन है। अब वो मौन करके आगे क्या राजनीति लेने वाली है, ये हम आपको बताते हैं। जो 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, अभी कांग्रेस पार्टी इस बात को उठा रही है कि आप आरक्षण दीजिए महिला कोटा में ओबीसी को, भाजपा मौन है। 6 महीने बाद 24 का चुनाव है और भाजपा की रणनीति क्या है कि 24 के चुनाव के पहले आप रोहिणी आयोग की सिफारिश को लागू कर देंगे, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही रहेगा। ओबीसी समाज में भी सबसे ज्यादा आबादी अब किसकी है, ये प्रश्न है। तो सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़े की है, जिसमें राजभर, मल्लाह, बिंद, तमाम जाति आती हैं। जब वो चुनाव के 2 महीने पहले, 4 महीने पहले अति पिछड़ा के लिए अलग से आरक्षण का व्यवस्था कर देगी, तो फिर ओबीसी की जो सबसे ज्यादा जातियां हैं उस पर अधिकार किसका हो जाएगा और साधने में कौन सफल हो जाएगा? मोदी गवर्नमेंट सफल हो जाएगी। जहां पर आप एक तरफ महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा की बात कर रहे हो, उसके बहाने तो महिला का तो 70% तो वो समर्थन ले ही रही है, और दूसरी तरफ जिसे आप मुद्दा बना करके इतना हाईलाइट कर रहे हो, उसमें 4 चांद लगाने का कार्य रोहिणी आयोग की सिफारिश को लागू करके अति पिछड़ा को आरक्षण दे करके, चाहे वो महिला कोटा में हो या फिर सामान्य कोटा जो दिया जाता है आरक्षण उसमें हो, वो जब वहां पर आरक्षण दे देगी तो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज, जो कि बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रबल समर्थक रहा है, बड़ा प्रबल वोट बैंक रहा है, वो पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं उसका झुकाव रहेगा। शायद इस बात को विपक्ष अभी समझ नहीं पा रहा है, या फिर समझ रहा है तो कहीं ना कहीं चूक कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये मौन कहीं ना कहीं उसके विचारधारा पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे, इतना प्रमुख मुद्दा है, उस पर रिस्क कैसे ले सकती है। लेकिन जब आप राजनीतिक परिक्षेत्र, मैंने जो पहले कहा कि जब आप राजनीतिक परिक्षेत्र के अंदर आकर के देखेंगे तो ये रिस्क नहीं ले रही है, वो बहुत बड़ी रणनीति को साधने के चक्कर में है कि किस प्रकार से राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएं और इसको हाईलाइट करें, और हाईलाइट पर मौके पर चौका हम मार दें रोहिणी आयोग लागू करके, क्योंकि उसमें महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा तो लागू ही होगा, प्लस जो ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा जातियां हैं अति पिछड़ा समाज की, उसको भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था दे दी जाएगी। और इसी बेस पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में बाजी मारने का पूरा प्रयास करेगी। तो हम आपको बता दें कि जहां पर कांग्रेस पार्टी भी लगातार ओबीसी वोट बैंक को साधने में पूरी तरीके से एकजुट है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। जहां पर महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा की बात हुआ या जातीय जनगणना की बात हुई, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव तक दोनों पार्टियां, एक तरफ जहां इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, दोनों पार्टियों का लक्ष्य सबसे ज्यादा कोई है तो ओबीसी वोट बैंक पर है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कि आखिर ओबीसी वोट बैंक का रुझान किस तरफ होता है, किसका पल्ला भारी होता है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक जिस तरफ मुड़ेगा उसी का पलड़ा भारी होगा और उसी का वही सत्ता तक रास्ता तय कर पाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले 3 प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वो कहीं ना कहीं एक दर्पण जरूर है, एक प्रतिबिंब जरूर है लोकसभा चुनाव को लेकर के। इसलिए हम आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी जितनी भी छोटी बड़ी खबरें हैं उसका संपूर्ण विश्लेषण आपके सामने अपने माध्यम से करेंगे। इसी प्रकार के विश्लेषण और चुनावी रणनीति को समझने के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। नमस्कार।